ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने साउंड चैप्टर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं, समझते हैं कुछ नए कंसेप्ट को। जैसे एक कंसेप्ट होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 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 को क्या कहते हैं हिंदी में? तो नॉर्मली हम उसको तीव्रता कहते हैं। तीव्रता। अच्छा, ये इंटेंसिटी क्या बताता है हमें? क्या बताएगा? इंटेंसिटी बताएगा कि भाई साउंड धीमा है या तेज है, यानी जो साउंड की आवाज है वो धीमी है या तेज है। ये हमें बताएगा स्लो है या फास्ट है। फास्ट को समझो यहाँ तेज है ना। अब कैसे पता चलता है? तो कभी अगर गाने वगैरह सुनते हो तो उसमें कुछ कुछ में हमें एक फ्रिक्वेंसी बनी हुई आती है, और उसमें फ्रिक्वेंसी कुछ इस तरीके से बनती है ना। ऐसे ऐसे फ्रिक्वेंसी बनती है कि नहीं? और गाने के जो जैसे बोल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये जो वेव है वो ऊपर नीचे होते हैं। देखो, जहां पर ये छोटी छोटी एम्पलीट्यूड बनी हुई है, ये मीन पोजीशन से लेकर के ऊपर की जो हाइट जहां तक गई रहती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जब एम्पलीट्यूड छोटी छोटी बनती है तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो गाना होगा वो मधुर आवाज में होगा, धीमा होगा, उसकी स्पीड स्लो होगी, है ना। तो ये क्या दिखाएगी? ये लो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी मतलब लो साउंड। लो साउंड। और ये जो बड़े बड़े हैं एम्पलीट्यूड, ये रिप्रेजेंट करेंगे हाई इंटेंसिटी को। हाई इंटेंसिटी को। हाई इंटेंसिटी मतलब हाई साउंड। हाई साउंड। तो इंटेंसिटी अगर पूछेगा कि क्या होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना। यहाँ पर एम्पलीट्यूड छोटा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड बड़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर इंटेंसिटी कोई पूछेगा कि क्या होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पली समझ में आया क्या होता है इंटेंसिटी? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अगर कोई कहेगा कि तुम्हारी साउंड की इंटेंसिटी बड़ी लो है, तो इसका मतलब क्या है? बोल रहा है, नहीं, वो बोल रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत धीमा बोल रहा है। शायद शायद जैसे दो लड़कियां रहती हैं आपस में, अगर बैठ गई और तीसरे के बारे में बात करना है और तीसरा सामने बैठी है तीसरी लड़की, तो एकदम शाय शाय बात करेंगी लो इंटेंसिटी के साथ। समझ में आ रहा है कि तीसरे को सुनाई न दे। और वही अगर दो लड़कियां आपस में मारी मारा कर रही हैं, तब उनकी इंटेंसिटी देखो, तेरा बाल नोच लूंगी, पता नहीं क्या क्या उखाड़ देती हैं। उस वक्त उनके मुंह से जो आवाज निकलती है, उस आवाज की इंटेंसिटी कैसी रहती है? हाई रहती है। हाई रहती है। समझ में आया? इंटेंसिटी का मतलब क्लियर हुआ? तो देखो, इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है डेसिबल में। इसमें मेजर किया जाएगा डेसिबल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीबी। डीबी डीबी। जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, और आराम से अगर सुनाई दे रहा है, तो उस बातचीत के दौरान हमारे साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो लगभग 40 से 50 डेसिबल होती है। समझ में आया? जैसे तुम आपस में बातचीत करते होगे तो आराम से सुनाई दे देता होगा। तो एक एवरेज जो साउंड निकलती है उसकी इंटेंसिटी कितनी रहती है? 40 से 50 डेसिबल।
40 से 50 डेसिबल। अब मान लो किसी का बर्थडे आ गया, तुम्हारे पीजी में किसी का बर्थडे आ गया और फिर तुम लोग लाओगे होम थिएटर, ठीक है, होम थिएटर लगा के पूरा एकदम जो रूम है वो हिला दोगे। कांच रहेगा तो खिड़की कांच की टूट जाएगी, है, ग्लास ग्लास गिर जाएंगे। तो जब डीजे या होम थिएटर से जो साउंड निकलती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लगभग 90 से 100 डेसिबल की होती है, ठीक है, 90 से 100 डेसिबल की होती है। अब मान लो कि तुम्हारा घर ऐसी जगह है जहां पास में से ही रेलवे स्टेशन है, मतलब कि रेल जाती है, या ऊपर से जहाज जा रहा है, या सामने कोई कंपनी है जिसमें कर कुर किर की आवाज आती रहती है कुछ काटने पीटने की, तो उस आवाज से तुम्हें इरिटेशन होता होगा, है ना, आवाज से इरिटेशन होता होगा। या क्लास में बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे होंगे तो मैम कहती है शोर मत मचाओ, चिल्लाओ मत, है ना। तो जब कभी भी किसी साउंड की इंटेंसिटी 90 या 100 डेसिबल से अधिक हो, मोर देन 90 डेसिबल मान लेते हैं, अगर 90 डेसिबल से अधिक हो तो वो साउंड कहलाता है शोर। समझ में आया? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शोर की कैटेगरी में रखते हैं कि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, ठीक है, यानी ये इरिटेटिंग नॉइस को क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए जब कोई माइक में बोलता है तो पहले माइक में बोल रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, अच्छी सुनाई दे रही है। अब धीरे धीरे अगर तुम उस माइक की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो एक वक्त ऐसा आएगा चूं से करके आएगा, एकदम पूरा लगेगा कान फाड़ देगा, है ना। वो किस में आ जाता है? शोर की कैटेगरी में आ जाता है। क्यों? उसकी जो इंटेंसिटी है वो 90 डेसिबल से ऊपर चली जाती है और वो सुनने लायक नहीं रहता है। इतना समझ में आया? ओके। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ जो लाउडनेस होती है, शोर होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं या मेजर करने की यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। और मेजर किस में करते हैं? तो भाई हम इंटेंसिटी में मेजर कर लेते हैं, बताते हैं कि भाई मतलब कि किसी भी साउंड की इंटेंसिटी कितनी डेसिबल है, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे ये नॉर्मल है, ये जो है डीजे वाला या होम थिएटर का है, या ये शोर की कैटेगरी में आएगा। समझ आ गया? ओके। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान है, उनकी इंटेंसिटी ना बड़ी लो है, ठीक है, इंटेंसिटी बड़ी लो है। तो हम एक काम करते हैं कि जब वो बोल रहे हो तो उनके आवाज के सामने एक मशीन लगा देते हैं जो इनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। और इंटेंसिटी को बढ़ा देना एम्पलीफाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीफाई। और जिस मशीन ने इस आवाज को एम्पलीफाई किया उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। तो अगर कोई कहेगा कि भाई एम्पलीफायर क्या होता है, तो सिंपल बता देना, कोई भी ऐसी मशीन जो आवाज की इंटेंसिटी को बढ़ा दे वो एम्पलीफायर है। या ये सिर्फ साउंड में ही नहीं, किसी भी चीज को बढ़ा देना, अगर कोई चीज है किसी चीज को बढ़ा दे रहा है वो एक तरीके का क्या है? एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है, ठीक है। तो स्पेशली अगर साउंड की कैटेगरी में कहेंगे तो किसी भी साउंड की एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करने वाले मशीन को हम एम्पलीफायर कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी क्लियर हो गया। इंटेंसिटी हमें क्या बताता है? हाँ, हाई है या लो है, आवाज साउंड हाई है या लो है, यानी तेज है या धीमी है। अब दूसरा कंसेप्ट आता है पिच। पिच सुना होगा ना? मैं यहाँ लिखता हूँ पिच, PITCH, पिच या इसे ही फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, पिच। कहते हैं ना कि जब लोग गाना गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर पिच हमें हाई लगाने की जरूरत है, कहीं कहीं पर पिच हमें लो रखने की जरूरत है। समझा? तो
पिच कभी भी हमारी आवाज सुरीली है या फटे बांस की तरह है, ये बताता है। ठीक है, पिच क्या बताता है? आवाज आवाज सुरीली है या मोटी है। सुरीली को हम पतली लिख सकते हैं, पतली। अब देखो, पतली आवाज किससे निकलेगी? तो जब किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी या पिच जितना हाई होगा, वो आवाज उतनी ही सुरीली निकलेगी। ठीक है, अगर पिच हाई है, पिच हाई है तो आवाज कैसी निकलेगी? सुरीली, स्वीट, मीठी, जो कहना है कह दो। ठीक है, लेकिन अगर पिच लो है, पिच लो है तो आवाज निकलेगी मोटी। ठीक है, आवाज निकलेगी मोटी या हैवी। समझ में? तो जैसे कुछ लोग होते हैं, मेनली अगर कोई महिला है, उस महिला की पिच अगर लो हो जाए तो कैसा लगेगा? एकदम ऐसा लगेगा जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, है ना? अमिताभ बच्चन की जो आवाज है, उनकी आवाज में एक बेस है, और जितना पिच लो रहता है वो हमारी साउंड में बेस प्रोवाइड कराता है। बेस, है ना? जो बेस सुनने में थोड़ा सा हमें एक अंदर से फील देता है कि हाँ, मतलब वर्डिंग्स में ना वजन डाल देता है। वर्डिंग्स में क्या डाल देता है? वजन। जैसे कोई डायलॉग हो, उसको अमिताभ बच्चन बोले, ठीक है, और कोई डायलॉग हो उसे कोई हीरोइन का नाम बताओ, अ, कोई भी हीरोइन ले लो जो है, जो तुम्हें पसंद हो भाई। हाँ, रवीना टंडन ले लो। तो अब रवीना टंडन की जो आवाज है उसमें भी थोड़ा सा बेसपन है। ठीक है, और जैसे ऐश्वर्या राय ले लेते हैं। अब ऐश्वर्या राय किसी डायलॉग को बोले और उसी डायलॉग को अमिताभ बच्चन बोले, तो हम दोनों में ये फर्क देख पाएंगे कि भाई अमिताभ बच्चन की जो आवाज है उसमें बेस ज्यादा है, और जो ऐश्वर्या राय की आवाज है उसमें उनका पिच हाई है, तो वो आवाज सुरीली निकलती है। ऐसा नहीं कि जब वो बोलेंगी तो एकदम लगेगा कि यह क्या मर्दानी आवाज है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। है ना? हम कहेंगे क्या जो है ब्यूटीफुल वॉइस है। समझा? तो महिलाओं की जो वॉइस होती है वो वो कैसी होती है? पतली होती है। क्यों पतली होती है? तो देखो, जैसे एक ये पाइप है, ठीक है, और मैंने एक ये पाइप लगाया है। अब दोनों ही पाइप में मैं एक आवाज फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये आवाज ऐसे ऐसे टकरा रही है, और सेम वही आवाज है इसमें टकराई है। तो एक बात बताओ, कौन सी पाइप में आवाज को एक जगह से टकरा के दूसरी जगह जाने में ज्यादा टाइम लगेगा? 1 नंबर में या 2 नंबर में? मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, यानी आवाज इसमें धीरे धीरे जाएगा, है ना? जबकि यहाँ वाले में आवाज धकाधक धकाधक टकरा के वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो इसमें नंबर, ये जो वेव बने हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो महिलाओं का जो गला होता है, गला, वो थोड़ा सा पतला, वोकल कॉर्ड पतला होने की वजह से उसमें से जो लैरिंग्स में से आवाज निकलती है वो जल्दी टकराती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज सुरीली आती है। और मेन का जो गला होता है तो थोड़ा सा उसका वोकल कॉर्ड मोटा होने की वजह से आवाज जल्दी टकरा नहीं पाती है, उसे टाइम लगता है, इसलिए उनकी आवाज मोटी हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो देखो, कोई महिला अगर बहुत धीमे बोलेगी, पिच उसका लो रहेगा, तो उसकी आवाज में भी बेस आएगा, मोटापन आएगा। लेकिन महिलाओं की नॉर्मली जो पिच होती है वो हाई होती है। अब ऐसा नहीं कि कभी कभी घर में अगर झगड़ा होता है तो कहते हैं ना कि आज के टाइम पीरियड में कि जो मेल होता है या फीमेल होती है, जब लड़ाई होती है तो मेल कई बार कहते हैं कि इसकी पिच बहुत हाई है, सासू माँ इसको समझा दीजिए, है ना? तो पिच हाई है मतलब क्या? इसकी आवाज बहुत तेज है, समझा? और वो आवाज इतनी तेज है
कि सामने वाले के कानों में सही नहीं जा रही है। ठीक है? हाँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। पिच हमें क्या बताता है? हाँ, आवाज पतली होगी या मोटी होगी। ठीक है? ओके। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है कि क्वालिटी। ठीक है? क्वालिटी, आवाज की क्वालिटी। क्वालिटी को हम कहते हैं हिंदी में गुणवत्ता। गुणवत्ता। ठीक है? कैसे पता लगाएंगे कि आवाज की क्वालिटी क्या है ना? तो देखो, आवाज की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए दो चीजों का जरूरी होता मतलब कि पता चलना जरूरी होता है। एक को हम कहते हैं टोन और दूसरे को हम कहते हैं ओवर टोन। ठीक है? टोन और ओवर टोन। ठीक है? टोन और ओवर टोन। ये टोन और ओवर टोन कुछ नहीं है, ये सेम समझ लो। ये जो एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है ना, इसी में अगर साउंड ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, तो यहाँ पर हमें कभी कभी ये जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट को हम टोन और ओवर टोन कहते हैं। ठीक है? ये जो पॉइंट्स दिखाई देते हैं, इन पॉइंट्स को हम टोन और ओवर टोन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके, ठीक है। तो देखो, इसमें से ज्यादा कुछ वैसे पूछता नहीं है, बस खाली ये चीज याद रखना, अगर कभी पूछा कि क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए, साउंड की क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें किन चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है, तो जानना होता है टोन और ओवर टोन के बारे में। ठीक है? टोन और ओवर टोन के बारे में। इतना क्लियर हो गया? अब चलो, अभी तक तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए थी। अब जो साउंड का मेन काम आता है हमारे जनरल लाइफ टाइम में, उसको हम किस तरीके से साउंड, जैसे कभी कभी होता है ना, हम बोल रहे होते हैं हमारे घर में और उस घर में हमारी आवाज टकरा के वापस आ रही हो, है, या कोई बड़ा सा पाइप हो, पाइप में बोलते होंगे तो उसमें भी आवाज टकरा के वापस आ रही हो, तो आवाज के टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इको। है ना? इको। तो इको के बारे में समझते हैं। इको क्या होती है? इको। ठीक है? इको, इको को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। यानी ध्वनि के टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया इको कहलाती है। तो इसका सिंपल अगर डेफिनेशन तुझे क्या है, तो द इको इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे कि मान लो कि यहां से इन भाई साहब ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया? राधा। और यहाँ पर एक आधा खड़ा है। आधा मतलब कोई दीवार खड़ी है। ठीक है? दीवार लाएंगे। ठीक है? ऐसा मुंह लगा के, और ये चीज टकरा यहाँ गई, आवाज राधा, और ये टकरा के वापस आ गई। राधा, 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 ऐसा होता है ना, सुनाई देता है दो तीन। तो इसको क्या कहते हैं? इको। इको क्या है? इको इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है? इको इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन भाई, अगर ये जो महाशय है, मान लो इनका नाम दे देते हैं रॉबिन। ठीक है? रॉबिन महाशय हैं, अगर ये धीरे से बोले राधा, तो क्या ये राधा यहाँ तक पहुंच करके वापस यहाँ तक आ पाएंगी? नहीं। इनको राधा की आवाज टकरा कर वापस आए, इसके लिए जरूरी है कि ये जब बोले तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी हो, इंटेंसिटी हो, वो बहुत हाई हो। तब ना मुंह पर ऐसे हाथ रख करके चिल्लाते हैं राधा, तब उधर से टकरा के वापस आती है राधा, राधा, राधा। समझा? तो इसमें एक रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट कि फ्रिक्वेंसी मस्ट बी हाई। फ्रिक्वेंसी, या फ्रिक्वेंसी अगर हाई रहेगा तो
वो भी रिटर्न आ जाएगी, या फ्रिक्वेंसी की जगह हम पिच भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख लो। फ्रिक्वेंसी मस्ट बी हाई, ठीक है, मस्ट बी हाई। जैसे कि जो बैट रहता है, बैट बैट वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है और वही वेव तुरंत टकरा के वापस आ जाती है। क्यों छोड़ता है वो अल्ट्रासोनिक है? कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां से टकरा करके फटाक से आ जाएगी और मैं तुरंत डिटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या समझी कि फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, मान लो कि रॉबिन है इस प्लेस पर और यहाँ से रॉबिन और इस पत्थर के इस दीवार के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। क्या ये पॉसिबल है कि 1 किलोमीटर दूर से रॉबिन चिल्लाए राधा और उधर से इको बन के आए राधा राधा राधा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। वहां तक उनकी आवाज जाते जाते फ्रीक्वेंसी दम तोड़ देगी, राधा का वहां आधा हो जाएगी राधा वहां पे, ठीक है। तो इसके लिए एक और कंडीशन रखा है कि जो साउंड क्रिएट कर रहा है और साउंड जहां से टकराकर आ रही है उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम, मतलब कि एक मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अमूमन पॉइंट में रहता है 16.5, 16.5 या इससे कम रहेगी, ठीक है, इससे ज्यादा रहेगा तो नहीं। 16.5 से कम या 16.5 रहेगी तो आवाज टकरा के वापस आ जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा रहेगा तो आवाज टकरा के वापस नहीं आएगी। तो हम 16.5 की जगह 17 मान लेते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस है सोर्स जहां से आवाज आ रही है और जहां से टकराकर वापस आवाज आएगी ऑब्जेक्ट के बीच में, सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17, ठीक है। अमूमन क्या मानो 17। अब देखो, कभी कभी जैसे मान लो तुम्हारा घर है, तुम बन गई आईएएस अधिकारी और जो है तुम्हें सरकार ने दिया घर। अभी घर कैसा है? पूरा का पूरा एकदम खाली खाली है। घर में तुमने कोई बेड नहीं डाला, कोई कर्टन नहीं डाला, कोई फ्लोरिंग नहीं डाला, कुछ नहीं। और तुम उस घर में जा करके अगर चिल्लाओगी राधे, तो उस घर में से भी आवाज जो रहेगी टकराएगी और सुनाई देगी राधे राधे राधे। क्यों सुनाई देगी? क्योंकि अमूमन 17 मीटर तो हो ही जाएगा। अगर मान लो कि तुम अपने हॉल में खड़ी हो और वहां से चिल्ला रही हो तो दीवालें हर जगह मतलब कि दीवालों पर कुछ नहीं है, दीवालें प्लेन है, ठीक है, फिर फ्लोरिंग नहीं है, ना ही घर में कोई ऑब्जेक्ट है, यानी घर पूरी तरीके से खाली है। तो आवाज को कहीं पर एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है। वो वहीं घर में क्या करेगी? एक दीवार से टकरा के दूसरी दीवार, दूसरी से तीसरी दीवार, टकरा टकरा के वापस से तुम्हारे पास आ जाएगी। समझ में आया? तो जो खाली कमरा होता है, एम्प्टी रूम, एम्प्टी रूम, इसमें भी हमें इको सुनाई देता है। इसीलिए इसीलिए घर में इको ना हो, लोग घर में क्या रख देते हैं? बेड रख देंगे, घर में नीचे फ्लोरिंग बिछा देंगे, ठीक है, खिड़की पर कर्टेन लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद दीवालों पे कुछ कुछ पेंटिंग चिपका देंगे, ठीक है। तो ये जब कर्टेन लगा देते हैं, बेड रख देते हैं, पेंटिंग चिपका देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? जब हम कुछ बोलते हैं तो ये सारी आवाजें जाती हैं, इन्हीं में टकरा जाती है, और जब टकरा जाएंगी तो रिटर्न आने भर का इनके पास एनर्जी नहीं बचता है और फिर वो वहीं पर रह जाती है। तो जब कमरा भरा भरा रहता है तो क्या उसमें इको क्रिएट होगा? नहीं होगा, उसमें इको क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इसी इको का इस्तेमाल, इसी इको का इस्तेमाल जो बैट होता है, बैट, बैट यानी चमगादड़, वो क्रिकेट वाला बैट नहीं, बैट भी इसी इको का ही इस्तेमाल करता है अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल को पहचानने के लिए। ये इको के लिए कौन सी ध्वनि छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। उसके बाद जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स, शायद मैंने ऐसा बताया था, डॉल्फिन्स ये भी अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ती हैं। उसके बाद समुंदर है, जैसे मान लो ये समुंदर है, ठीक है, समुंदर, समुंदर का ये कोई ना कोई तल होगा, तल, और ऊपर ये है तुम्हारा नाव, ठीक है, नाव। अब इस नाव को अगर ये पता करना है कि भाई कहाँ पर समुंदर का तल गहरा है या कहीं पर रिज वगैरह है, तो क्या करेगी? इसमें लगा होता है एक मशीन,
जिसे हम कहते हैं सोनार। सोनार क्या कहते हैं? सोनार। सोनार का क्या फुल फॉर्म होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग। ये क्या करेगी सोनार? ये सोनार भी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगी और जाएगी नीचे। जब नीचे जाएगी तो जितना गहरा रहेगा उसको, उस वेव को नीचे जाने में और तल से टकराने में कुछ न कुछ टाइम लगेगा। और इस सोनार की हमें स्पीड पता रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर, है ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये जब टकरा करके वापस आएगी तो इसकी टाइमिंग को नोट डाउन कर लिया जाएगा। तो अब ऊपर जो मशीन रहेगी वो बता देगी कि नीचे की गहराई कितनी है। कैसे बता देगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमारे पास स्पीड है, टाइम जाने में कितना लगा उतना से हम डिस्टेंस का पता लगा लेंगे। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो समुंदर में जो सोनार होती है, सोनार भी गहराई को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? इको का ही इस्तेमाल करती है। इको का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो बड़े बड़े ये थिएटर्स होते हैं, थिएटर्स, थिएटर्स में देखोगे तो भाई जो उसकी दीवारें होती है ना, दीवालों को प्लेन नहीं रखा जाता है। या तो खुरदुरा बना दिया जाएगा या उनमें लाल लाल कर्टन लगा दिया जाएगा। नीचे जमीन पर जो है कर्टन, वो फ्लोरिंग लगा दी जाएगी। ठीक है, कारपेट लगा दिया जाएगा। या फिर दीवालों पे ऐसा होता ना गत्तेदार जैसा कोई ना कोई स्ट्रक्चर लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब थिएटर में मूवी चलती है तो उसकी साउंड होती है हाई। और अगर थिएटर में कभी हो सकता है कि पब्लिक खचाखच भरी हो, कभी पब्लिक खचाखच न भरी हो, है ना, तो उस सिचुएशन में अगर ये चालू करेंगे, ठीक है, तो जो ये हॉल होता है, कौन सा हॉल? मूवी थिएटर वाला हॉल, उस पर उसकी दीवारों को खुरदुरा बना दिया जाएगा या उनपे तरह तरह के कुछ न कुछ कर्टेन वगैरह को लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? कि जब पिक्चर हॉल में से आवाज आए, मतलब कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन में से जब आवाज आए तो वो आवाज दीवालों से टकरा करके वापस ना आए। नहीं तो पता चला वहां पर स्क्रीन में बोल रहा है कातिया और लोगों को सुनाई दे रहा है कातिया 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 कातिया। लोग थिएटर वालों को जो मार मारेंगे ना, बोलेंगे हमने 200 रुपया दिया तुमको एक कातिया की आवाज सुनने के लिए, तुम यहाँ हमें 4 कातिया की आवाज सुनाई दे रहे हो, है? तो उसका थिएटर चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए जो ऑफिस होते हैं, ठीक है, ऑफिस वगैरह में जो दीवाल होती हैं, दीवालों पे ऐसा ऐसा तरह का खुरदुरा खुरदुरा वाला वो पेंटिंग करवा दो, या तो फिर तुम कोई उस तरीके का टाइल्स लगवा दो, या तो तुम उस तरीके का वॉलपेपर वगैरह लगवा दो। क्यों? क्योंकि ऑफिस वगैरह में बेड रखना का जगह तो है नहीं, या तुम वहां बेड रखोगे या अपने घर का कपड़ा टांग दोगे, ऐसा कुछ तो रहता नहीं, ऑफिस खाली खाली रहता है। तो ऑफिसेस में जो नीचे फ्लोरिंग्स लगते हैं या सीलिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है, या दीवालों पर ये वॉलपेपर लगाए जाते हैं, वो शौक के लिए नहीं लगाए जाते हैं, वो सब एक अकॉस्टिक का ही पार्ट है। क्योंकि अगर वो सब नहीं लगाएंगे, जब एक जगह से दूसरी जगह लोग कुछ बोलेंगे ना, तो क्या होगा? सुनाई देगा, इको क्रिएट होगा। समझ में आया? तो अकॉस्टिक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अब देखो, हाँ, ये जो चीजें अकॉस्टिक को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है ना, उसे हम कॉर्क कहते हैं। कॉर्क, ठीक है, कॉर्क। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? आगे बढ़े, चलो एक और कंसेप्ट समझते हैं, उसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन। देखो क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन। हिंदी में कहेंगे उसको विवर्तन। क्या है डाइफ्रैक्शन? तो डाइफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ साउंड में ही पॉसिबल है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव। बेंडिंग ऑफ वेव यानी वेव का बेंड हो जाना। अब जैसे मैं समझाता हूं कैसे। मान लो
ये हैं मिस्टर रॉबिन, ठीक है। और यहाँ पर एक दीवार है या बिल्डिंग है, कुछ भी समझ लो। और यहाँ पर खड़ी है उनकी राधा। इधर, ठीक है, इधर। अब ये इनको बुलाएंगे, हाँ, राधा। तो देखो, राधा ये साउंड, ये क्या ऐसा करेगा क्या? अरे बीच में बिल्डिंग आ गया है, मैं इसको सुनाई नहीं देता हूँ, ऐसा करेगा? नहीं, इसको जा करके इधर से ऐसे सुनाई दे देगा। तो ये ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके, ये ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके दूसरे को सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि साउंड जो वेव ये रास्ते को तोड़ मड़ोड़ सकता है, मतलब बेंड हो सकता है ना। जैसे तुम्हारे घर में 4 कमरे होंगे, ठीक है। तुम्हारे घर में कितने कमरे? 4 कमरे। एक कमरे में मम्मी बैठी हैं और दूसरे कमरे में हो तुम, तीसरे कमरे में है भाई। मम्मी चिल्ला रही हैं कि राधवा। तो मम्मी के कमरे से दूसरे कमरे में बैठी राधा को सुनाई देता है कि नहीं सुनाई देता है? सुनाई देता है। लेकिन वही मम्मी अपने कमरे में रात को राधा ने फोन किया, मम्मी डर लग रहा है, लाइट चली गई है। और जो टॉर्च है वो सिर्फ मम्मी के पास है। टॉर्च किसके पास है? मम्मी के पास। तो मम्मी कह रही है, अच्छा रुको मैं यहाँ से टॉर्च बारती हूँ। तो मम्मी जब टॉर्च बारेंगी अपने कमरे में, तो क्या वो टॉर्च ऐसे घूमते घूमते राधा के कमरे में चली जाएगी लाइट? नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो लाइट बेंड वेंड नहीं करती है। अगर राधा के कमरे में आकर के टॉर्च मारोगे तभी वहां उजाला होगा, नहीं तो वहां क्या रहेगा? अंधेरा ही रहेगा। लेकिन दूसरे कमरे में से जब राधा चिल्लाएगी, मम्मी डर लग रहा है, तो मम्मी को सुनाई दे देगा, यानी आवाज बेंड होकर के जा सकती है। समझ में आया? तो डायफ्रैक्शन का क्या मतलब है? बेंडिंग ऑफ वेव्स। क्या डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन लाइट में पॉसिबल है? नहीं, लाइट में डायफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी लाइट डायफ्रैक्ट होकर के एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं जा सकती है। हाँ, लाइट में रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, इंटरफेरेंस पॉसिबल है। ये सब चीजें हम लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना क्लियर हुआ? ओके। एक और कंसेप्ट समझते हैं जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? है ना, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्रुवण। ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण। अच्छा, क्या मतलब है इसका भाई? कि जैसे यहाँ पर है मिस्टर रॉबिन और इन्होंने चिल्लाया, राधा राधा राधा, ठीक है। और राधा यहाँ खड़ी है, उठा गई राधा, ठीक है। राधा यहाँ खड़ी है और बीच में कुछ ऐसी चीज आ जाए, मतलब कि इतने ऑब्स्टेकल्स आ जाए कि ये जो राधा राधा आवाज ऐसे ऐसे जा रही थी, ये इधर भाग जाए, हट, और ये इधर भाग जाए, इधर, या यहाँ तक पहुंचे ही ना। इसी को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन हो जाना। यानी जो ध्वनि थी वो बिखर गई इधर उधर, वो अपने डिस्टेंस पर पहुंची ही नहीं। इसलिए होता है ना, कभी कभी हम किसी को बुलाते रह जाते हैं, ओए ओए सुन ले ओए, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आवाज रहती है वो बिखर जाती है आस पास के एरिया में। तो जब आवाज आवाज अपने पाथ से भटक जाए या बिखर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। यानी आवाज का ध्रुवीकरण हो गया है। समझ में आया? तो पोलराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? हमने आज क्या क्या देखा वो सब कुछ क्लियर हो गया? बताओ क्या क्या देखा हमने? हमने पहली चीज क्या देखी? हमने देखा इंटेंसिटी क्या थी। इंटेंसिटी क्या होती है? दूसरी चीज और क्या देखा हमने? पिच क्या होता है? पिच या फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या देखी? क्वालिटी।
चौथी चीज क्या देखा हमने? इको। पांचवी चीज क्या देखा हमने? डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन। और छठवां चीज हमने देखा पोलराइज। ठीक है, इन सारे कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है, किसी के बारे में समझ में ना आया हो? ठीक है, अब एक लास्ट कंसेप्ट रह जाता है डॉपलर इफेक्ट। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।